Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. एक घटनाक्रम के अंदर अब जो मैं बात बोलूँगा कि जब ये पहली रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी थी, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग मेरी सोलो की हुई, तो भास्कर साहब ने उन लोगों को बोला कि इसकी एक रिकॉर्डिंग और करूं जिसको हम सिर्फ अमेरिका में ही रिलीज़ करेंगे जी। तो उनको सबसे ज़्यादा फेथ गिटार का था कि ये पॉपुलर होगा ही इंस्ट्रूमेंट। तो वो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने करी और अमेरिका में वो रिलीज़ हुई बाय द नेम ऑफ टू राग मूड्स। तो उसके अंदर मैंने एक साइड में यमन बजाया था, एक साइड में हेमंत और माज खमाज। तो मैं चाहूँगा कि वो जो चीज़ वहाँ पर जो बजी थी, तो दो रिकॉर्डिंग्स उस वक्त मैंने करी जी। एक बिहाग की, उसमें किशन महाराज ने तबला बजाया साथ में, और ये हेमंत की, इसमें श्यामल बोस ने बजाया। तो अब मैं चाहूँगा कि आप वो दोनों जो उस पीरियड की रिकॉर्डिंग है 63 की, वो जो सुनाए हैं। ज़रूर ज़रूर।
अब मैं चाहूँगा कि आप हेमंत हाँ जी, वो सर, जो सुनाए हैं। जरूर जरूर।
तो ये दोनों रिकॉर्डिंग्स इसलिए सुना रहा हूँ कि ये है तो एक ही समय की, जी, लेकिन जो दूसरी रिकॉर्डिंग जो है, तो जब वो अमेरिका के अंदर वो रिकॉर्ड रिलीज़ हुई तो अचानक उधर से मेरे पास काफ़ी ऑफर्स आने लगे कि भाई आप इधर टूर करिए। लेकिन मैं ये जो 3 महीने में तो समय निकाल लेता था और घर पे, लेकिन बाकी उस वक्त मेरे को अपने फैमिली को सेटल करना था, मेरे बिजनेस का, तो वो मेरे लिए जो है वो संभव नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड्स निकल जाने के बाद एक पॉपुलैरिटी और हो गई, और मेन चीज़ ये हो गई कि गिटार को शास्त्रीय जगत के अंदर स्वीकृत हो गया, पूरा स्वीकृत हो गया। और उसको जैसे सरोद और सितार है तो उसी तरह से वो स्थान जो है वो मिल गया। फिर मैंने कलकत्ता के अंदर, मेरा कलकत्ता म्यूजिक सर्कल में फिर कॉन्फ्रेंस में था, तब मैंने उनको बोला कि भाई हमारा ड्यूएट रखो और उनका सोलो भी रखो शिव जी का। तो कुमार भाई साहब भी बोले, और ये सब यार की है तो क्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट ही, वो तो फैयाज खान साहब के शिष्य, तो उनको सब कबूल होना जरा मुश्किल है। मैंने कहा आप एक बार सुनिए तो सही। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारा प्रोग्राम हुआ तो ज्ञान बाबू बोले कि ये दोनों आवाज़ें जब साथ होती हैं तो ये इतनी अद्भुत हैं कि इसमें कुछ भी बज रहा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस सुर में बजना चाहिए। तो वहाँ से हमारा ग्वालियर में एक प्रोग्राम था, तो मैं और शिवजी ग्वालियर जो पहुँचे तो वहाँ एक चक्री का मेला करके होता था जी, उसमें चक्री है वो, तो वो जाना उसी जो, तो उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती जी जी जी। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारा प्रोग्राम हुआ, तो जो सुने और जो जिनके यहाँ हम ठहरे थे वो बिल्कुल संगीत नहीं समझते थे। मेरे रिश्ते में थे तो हमारे रिश्तेदार तो कोई भी संगीत से किसी को कोई लेना देना नहीं। तो वो भी जब हम घर आए तो बोलने लगे कि साहब ऐसा जैसे कि कोई वाकई में आज ही शादी हुई हो और लड़के लड़की आपस में बात कर रहे हो, क्या आपके साथ बोलते हैं। तो रात को हम दोनों सो रहे थे तो मैंने कहा शिव से यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। तो शिव बोला क्या? कहा क्यों नहीं अपने एक इस तरह की थीम बेस रिकॉर्ड बनावें जिसके अंदर ये गिटार लड़का और संतूर लड़की और एक इंस्ट्रूमेंट लेवें जो कि एटमॉस्फेयर बनावे और उनकी बातचीत का एक दिन। तो
शिव बोला कि यार आइडिया तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा कि जैसे कि कश्मीर की घाटी में जिंदगी का एक दिन जो क्या सुबह से हुए और रात को फिर शिकारे के अंदर, तो फिर शिव के भी उसमें दिमाग में आइडियाज आए। तो वहाँ से हम जब बॉम्बे आए तो वो आइडिया थोड़ा और डेवलप हुआ। तब सोचा कि अब तीसरा किसको लिया जाए, तो फ्लूट का दिमाग में आते ही विजय राघव राव, जी उस वक्त सीनियर मोस्ट। तो हुआ तो ये, फिर मैंने शिव से बोला यार कि वो अपने से इतने सीनियर हैं हाँ। कि वो ही अपनी चलाने लगेंगे तो अपना जो तो आइडिया है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, विजय राघव राव तो रवि जी के राइट हैंड right मैन, hand। उनके ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह के अंदर, और जी। तो उनका कि उनको तो इतना ज्ञान है तो फिर ये इसका ऑर्केस्ट्रा ही बदल जाएगा। तो शिव बोला यार एक यहाँ पे इंडस्ट्री में एक जना आया हुआ है, क्या गजब की फूंक है और इतना सुर में बजाता है साहब। तो हमारी हरिप्रसाद जी से इस तरह पहली मुलाकात हुई। तो फिर हम लोग तो एसएमवी वाले तो तैयार बैठे रहते थे, तुमको जब रिकॉर्ड करना हो जब, तो ये आइडिया जो है। तो जीएन जोशी उस वक्त वहाँ पर म्यूजिक प्रोड्यूसर थे और उनका दिमाग खूब चला इसका पूरा राइटअप बनाने के लिए। तो इसमें फिर हमने जो इस हिसाब से कि कश्मीर के अंदर एक लड़के लड़की जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके जीवन का एक दिन, तो प्रभात, उसके बाद मॉर्निंग में वो निकलते हैं, फिर जो है तो इसमें 6 सीक्वेंसेस हैं। तो इसके अंदर मैं चाहूँगा कि आप एक सीक्वेंस वो सुने। वो पीलू के अंदर है। अच्छा। जिसमें वो लड़का लड़की की बातचीत है, लड़की को आने में देरी हो गई है, तो उनका आपस में उलझना, आपस के अंदर फिर जो बातचीत, और फिर जो है इस वादे के साथ कि भाई मैं अब शाम को जल्दी आ जाऊंगी। तो अब आप ये पीलू श्रोताओं को सुना दीजिए। कॉल ऑफ द वैली में पीलू का कट।
अब जब ये कॉल ऑफ द वैली रिलीज होने वाली थी, हम तीनों की धड़कनें वाकई में बहुत बढ़ गई थी कि लोग बाग क्या बोलेंगे। आज हम शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं और आज हमने ये इस तरह की चीज़ अटेम्प्ट करी है, तो इसको एकदम छिछोरापन, बचपना मन में आई थी, कर तो ली। बराबर। अब वो शिव भी बोले यार ये अपन ने क्या क्या कर दिया है। उनका अब आने तो दो, फिर देखेंगे क्या होता है। तो जिस दिन HMV से फ़ोन आया कि आपकी रिकॉर्ड आ गई है, आप अपनी कॉपी ले जाइए, तो साहब हम तीनों जने पहुँचे और वो रिकॉर्ड लेकर आए। तो शिव के पास वो रिकॉर्ड प्लेयर जो है वो ख़राब हुआ गया था, तो हमने कहा कि हरी के घर पे चल के सुनते हैं। तो शिव के यहाँ पर एक महात्मा जी आया करते थे, जो उसके साथ जोधपुर भी आए थे। अच्छा। और वो बहुत पहुँचे हुए, और जी जी, तो बोले मैं भी चलूँ साथ में। तो मैंने कहा गुरुजी जरूर चलिए। वहाँ जाके साहब हमने ये रिकॉर्डिंग लगाई। अब उसमें ये छोटे छोटे पीसेस, और अब हम तीनों जने अपना माथा पकड़ के बैठे थे कि लोग जूते मारेंगे, अब ये क्या बनाया है और क्या चीज़ है। तो वो महात्मा जी मुस्कुरा रहे थे हम लोगों को देखते हुए, आंखों में से आंसू बह रहे थे। तो शिव से बोले कि क्या बात है, तुम लोग इस तरह से क्यों सोच रहे हो। आज एक बात तुमको बोलता हूँ, और ये बात निश्चित होगी कि तुम लोग जब चले भी जाओगे तो एक ये रिकॉर्डिंग है जिससे कि तुमको जन्म जन्मांतर लोग तुमको याद करेंगे। ओ हो, क्या भविष्यवाणी की बात। तो उन्होंने बोला जन्म जन्मांतर तक तुम तीनों जने जो है वो संगीत जगत के अंदर तुमको याद करेंगे। अब साहब जब ये रिकॉर्ड रिलीज हुई तो उस वक्त तो बड़ा ये रहता था इसका रिव्यू कैसा निकलेगा। तो स्क्रीन में इसका रिव्यू तो आधे पेज का निकाला, बहुत बुराई की टाइम्स ऑफ इंडिया में, और इसमें भी कि ये शास्त्रीय संगीत के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ है। मैं डरते डरते अली अकबर खान साहब के पास ले गया। मैंने कहा बाबा कुछ किया है, आप सुनेंगे क्या। उसके पहले मैंने अपनी कभी कोई रिकॉर्डिंग बाबा को सुनाई नहीं थी। तो जब मैंने सुनाई तो सुन के आंख बंद करके कि कुछ है तो सही, पर ये खुराफात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे। मैंने कहा बाबा आइडिया ये था, अब आप देखो कि हर एक रिकॉर्ड क्या बनती है, अलाप जोड़ झाला गर। गाने में क्या होता है, विलंबित ख्याल बड़ा ख्याल तराना बनकर, बस वही। एक चीज़ आप बताइए कि लोग कैसे उसको, अगर एक कोई घर में लिया कैसे रोज उसको सुनता रहेगा। अच्छा, अब उसको हर राग एक साइड में एक राग, पहले तो 3 मिनट की तो होती थी, अब 20 मिनट के जो है उसको वो एक ही वो जो सुनना पड़ता है, उसके अंदर उसमें कोई बोल या कुछ भी जो होता नहीं है। अब क्या हुआ साहब कि उस वक्त ये रिकॉर्ड आकाशवाणी के अंदर, एंड सडनली आकाशवाणियों को सबको ये लगा कि हमको कभी भी बजाने के लिए एक मसाला मिल गया। हर फिलर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के ऑल इंडिया रेडियो में जहाँ फिलर हो वहाँ कॉल ऑफ द वैली बजे। तो अचानक क्या है कि ये कौन सा म्यूजिक है, जो सुने उसको वो इतना अद्भुत लगे कि ये आज ये हो रहा है कि अब जैसे मैंने आपको बताया बजट स्पीच होने वाली है, उसके पहले वो बज रहा है, कोई मर गया तो वो बज रहा है, कोई जी गया तो वो बज। तो एक्चुअली इट वाज ऑल इंडिया रेडियो विच मेड इट सो फेमस। फिर क्या है कि वो फॉरेन के अंदर भी तब HMV वाले भी देखे कि उनके तो एकदम सेल, कभी क्लासिकल म्यूजिक की कोई रिकॉर्ड 500 कॉपी से ऊपर बिक जावे तो वो सोचते थे कि जो ये हो गया, वो अपना सोशल ऑब्लिगेशन करने के लिए करते थे। और इसका तो फिल्म के रिकॉर्ड को भी रिकॉर्ड बीट कर दिया। तब फिर HMV वालों ने इसका जो है वो आयोजन रखा, इसकी प्लेटिनम डिस्क का। अच्छा, और ये ऋषि जी आज तक की हाईएस्ट सेलिंग क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्ड है, कॉल ऑफ द वैली। कॉल ऑफ द वैली। अच्छा, वर्ल्ड म्यूजिक एप्रिसिएशन का जो कोर्स है उसके अंदर इंडियन म्यूजिक को रिप्रेजेंट यही रिकॉर्ड करती है। और दुनिया के अंदर आप किसी देश में चले जाएं, एक इंडियन रिकॉर्ड ऐसी है जो आपको जरूर मिल जाएगी, वो है कॉल ऑफ द वैली। तो एक क्या है कि कई चीज़ों में ऐसा लगता है जिसे हम भगवान का इशारा कह सकते हैं, जिसे हम ये समझ सकते हैं कि आज अपने पूर्वजों के कुछ अच्छे कर्मों का हमको आशीर्वाद मिला हो,
तभी इस प्रकार की घटना होती है, क्योंकि देखिए ये एक अनायास कोई चीज हो जाए। अच्छा, और इसमें तीनों जने इन्वॉल्व, वो तीनों प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की कैटेगरी में नहीं कहे जा सकते। न हरि संगीत के वंशज, शिव के पिताजी जरूर गाना सीखे हुए हैं वो, लेकिन एक कोई जो है वो कहा जाए मैं एकदम एक बिजनेस घर का लड़का, और इस पूरे शास्त्रीय उस्तादी और पंडितों के घेराव के अंदर एक कोई चीज अपने करके जिससे कि उससे आगे अग्रज श्रेणी के अंदर निकल जाए, ये सिवा प्रभु की कृपा की और कुछ नहीं हो सकता। और दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, मैं इसको ये बोलूंगा। जी जी जी, सही बात। जिससे कि यंगर जनरेशन जो है वो क्लासिकल म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हुई। यंगर म्यूजिशियन को आप, जो उस वक्त की यंगर जनरेशन थी, उसको आपने किसी को किसी उस्ताद की रिकॉर्ड लगा के सुनते हुए नहीं देखा। बराबर। लेकिन इससे एक तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स इतने पॉपुलर हो गए, तीनों आर्टिस्ट इतने पॉपुलर हो गए, और साथ के अंदर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को इतना बड़ा नई दिशा मिली। बराबर है। तो मैं तो समझता हूँ कि जैसे कि एक फेज पहले आया जो जिसमें फिर एक अब्दुल करीम खान साहब जैसे एक सुरीले व्यक्ति हुए, एक फेज हुआ, उसके बाद ओंकार नाथ जी और फैयाज खान साहब का फेज आया, उसके बाद रविशंकर जी विलास, ये फेज जो था वो उस्तादी जमाने का फेज था। ये यंगर जनरेशन का फेज आया कॉल ऑफ द वैली से।